कि इस समय भारतीय डाक विभाग में रोजगार के क्या साधन, उसके क्या अवसर हैं? हमारे यहाँ बहुत तरह की एजेंसी उपलब्ध है, जैसे एसबी की एजेंसी, सेविंग बैंक की एजेंसी, जिसमें आप MIS खोलते हैं, NSC, KVP, RD, TD, ये सब है। और महिलाओं के लिए खास है, महिलाओं के द्वारा जो महिला प्रधान RD की एजेंसी ली जाती है, उसमें 4% का कमीशन हर महीने दिया जाता है, यानी साल भर में कमीशन हो गया 48%। नमस्कार। आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिनमें आउटलुक हिंदी, आउटलुक इंग्लिश जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक स्प्लर्ज, और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज के खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम है अनिल कुमार, जो भारतीय डाक सेवा के न केवल वरिष्ठ अधिकारी हैं बल्कि पोस्टमास्टर जनरल के पद पर पदस्थापित भी हैं। आज हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बिहार पोस्टल सर्किल को इंडिया में अव्वल स्थान दिलाया, जिन्होंने अपने सेवा काल में न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि सरकार की दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी। हम बात कर रहे हैं 1993 बैच के IPS अधिकारी आदरणीय श्री अनिल कुमार जी की। आपका जन्म 1 फरवरी सन 1965 को बिहार राज्य के नवादा जिले के गांव डूमरावा के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। आप बचपन से ही कुशाग्र तथा संवेदनशील थे, ये आपको जानने वाले बखूबी जानते और समझते हैं। आप उस खुशकिस्मत विभूति की संतान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ खादी आंदोलन, भूदान आंदोलन में इनकी भूमिका प्रशंसनीय रही है। सामाजिक कार्यों की प्रेरणा आपको इनसे ही मिली है। हम नमन करते हैं आपके पिता आदरणीय श्री स्वर्गीय धनेश्वर प्रसाद जी को। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आर मित्रा स्कूल देवघर, BK साहू इंटर कॉलेज वारिसलीगंज, TNB कॉलेज भागलपुर से होते हुए आपकी उच्चतर शिक्षा भारत के जाने माने संस्थानों से हुई, जिनमें प्रवेश मात्र ही अपने आप में गर्व का विषय है। हम बात कर रहे हैं IIT रुड़की और NIT त्रिची की, जहां से आपने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। आपने कोल इंडिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, PWD बिहार, CISF सहित कई विदेशी कंपनी में भी अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। 1993 में डाक विभाग को अपना कार्यक्षेत्र चुनने से लेकर आज तक की आपकी उपलब्धियां डाक विभाग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। नित नई उपलब्धियों को जोड़ना कोई आसान बात नहीं, लेकिन जिस आसानी से आप ये कर पाते हैं सभी के लिए एक अध्ययन का विषय है। आपने डाक विभाग के कई सम्मानित पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिससे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा बंगाल राज्यों के लोग लाभान्वित हुए हैं। मैन ऑफ द ईयर 2001, बिहार स्टेट मगध रत्न अवार्ड 2015, आइकॉन ऑफ बिहार 2020। करुणा मैथिली, आपकी उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है, इसे एक छोटे से समय अंतराल में गिना पाना संभव नहीं। अनिल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनिल जी, आज का जो ये डिजिटल युग है, इसमें पत्र लिखने की जो क्षमता है वो ना के बराबर हो गई है लोगों की, और ज़्यादातर अगर आप देखें लोगों को तो पत्र लिखने का काम वो आजकल मेल पे कर लेते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए कर लेते हैं या वो SMS के ज़रिए कर लेते हैं। आप भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि जब पत्र लिखते हैं हम लोग, तो पत्र का लिखना, पत्र का भेजना, पत्र का पाना, पत्र का पढ़ना सिर्फ संदेश का संप्रेषण नहीं है।
इससे ज़्यादा ये भावनाओं का संप्रेषण है। बिल्कुल। जब हम पत्र लिखते हैं तो जिनको पत्र लिखते हैं उनसे बाद में मिलते हैं, उससे पहले अपने आप से मिलते हैं। एक तरह से मनोयोग है, ये मनन है। आप जब आप पूरी तन्मयता से किन्हीं को पूरा मन से एक पत्र लिखते हैं, जब वो पत्र जाता है तो उस पत्र के साथ कुछ न कुछ आप ही साथ में जाते हैं। आपके आंसू, आपका पसीना, आपके विचार, आपकी भावना। कई बार उसमें हम लोग फूल डाल देते हैं, कई बार उसमें प्रसाद डाल देते हैं, कई बार उसमें परफ्यूम डालते हैं। बिल्कुल। तो एक पत्र जब जाता है तो एक पूरा पैकेज जाता है। बिल्कुल। और आदमी उसको इसीलिए बार बार पढ़ता है। और हर बार जब पढ़ता है तो मन विचार में एक नई बहार आती है, एक नया मौसम बदल जाता है। लगता है कि उस व्यक्ति से फिर से आमना सामना हो रहा है, जैसे कल ही मिले हों, फिर से मिल रहे हों। इसके साथ साथ ही पत्र जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, उसके हस्ताक्षर को दर्शाता है, उस समय के इतिहास से को, उस समय की आर्थिक स्थिति को, उस समय की राजनीतिक स्थिति को, उस समय की सामाजिक स्थिति को बताता है। इसलिए पत्र जो है इतिहास गढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल। अनिल जी, आप भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और पोस्ट मास्टर जनरल के पद पर इस वक्त आप हैं। तो डाक विभाग में जो आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप इस बदलाव को किस नज़र से देखते हैं और क्या नया बदलाव आया है? हमारे दर्शक इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जी। कल का डाकघर आज नहीं है वो। आज के डाकघर को आप कल से आप नहीं जोड़ सकते हैं। कल से अगर जोड़ सकते हैं, इसके विश्वास को जोड़ सकते हैं, इसके गुडविल को जोड़ सकते हैं, लोगों में इसकी पहुंच और पहचान को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो परिवर्तन आया है, ऐसा परिवर्तन समाज के और देश के शायद ही किसी दूसरे अंग प्रत्यंग में आया हो जितना डाकघर में आया है, जितना डाकिया में आया है। पहले डाकिया जब जाता था तो सिर्फ एक पत्र लेकर जाता था। कहते थे कि डाकिया आया, चिट्ठी लाया। आज डाकिया आया, पैसा लाया। डाकिया आया, बैंक लाया। डाकिया आया, इंश्योरेंस लाया। डाकिया आया, आधार लाया। आज डाकिया आया, जीवन प्रमाण लाया। डाकिया एक चलता फिरता डिजिटल सर्विस मॉल हो गया। बिल्कुल सही। और डाकघर सर्विस सेक्टर का, सर्विस सॉल्यूशंस का एक सुपरमार्केट हो गया है। आज रात में अगर अपने लिए 10 काम का लिस्ट बनाएं तो आप पाएंगे कि 6, 7, 8 काम एक डाकघर में एक छत के नीचे हो जा सकता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आपको पत्र भेजना हो, स्पीड पोस्ट भेजना हो, एक्सप्रेस पोस्ट भेजना हो, पार्सल भेजना हो, एक्सप्रेस पार्सल भेजना हो, आपको बैंक पैसा ट्रांसफर करना हो, मनी ऑर्डर भेजना हो, इंश्योरेंस करवाना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, दूसरे बैंक के अकाउंट से पैसा निकालना हो, आप घर बैठे हमारे डाकिया जो है, आपके किसी भी बैंक में पैसा हो, आपके घर बैठे उस बैंक से पैसा निकाल देता है। ये तो बहुत आप सोचें आप कौन सा सर्विस चाहिए और डाकघर में है। इतना बड़ा चेंज आया है। डिजिटल इंडिया का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई बना है, डगर डगर, नगर नगर, घर घर, गांव घर में, चौक चौराहे पर, तो डाकघर बना है। अनिल जी, तेजी से बदलते समय में डाक विभाग की भूमिका और इसके भविष्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? साथ ही बदलते वक्त के साथ डाक विभाग की नई और महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या हो सकती है? किन कारणों से डाकघर का भविष्य हमेशा बना रहेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये प्रश्न पूछना हमारे लिए एक अवसर प्रदान किया है आपने जी। कि डाकघर, बहुत क्षेत्रों में लोग ये मानते हैं या सोचते हैं कि डाकघर का क्या काम होता है। जी। डाकघर भारत का, अपने देश का सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और है। करीब करीब 1,58,000 डाकघर सुदूर गांव को में भारत सरकार का अगर कोई मूर्त रूप है, उसकी कोई पहली पहचान है तो वो डाकघर है, डाकिया है, लेटर बॉक्स। बिल्कुल सही। और
इतना बड़ा नेटवर्क में आप जितने सर्विस को हम लोग अभी लोड किया जा रहा है डिजिटल सेवा के तहत, जी और जितना और लोड किया जा सकता है, अगर उस सारे को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बिल्कुल। जहाँ तक इसका भविष्य क्या हो सकता है, मनुष्य के जीवन में कुछ चीजें हैं जो हमेशा उसकी जरूरत होगी, बिल्कुल। चाहे हम जितना भी विकसित हो जाएं, हम जितना भी डिजिटल हो जाएं, हम जितना भी मॉडर्न हो जी। जाएं, उसमें है रोटी, कपड़ा, मकान, जी बिल्कुल ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल। कम्युनिकेशन। तो डाकघर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दो, और छठा है फाइनेंस। जी तो डाकघर ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को और फाइनेंस को, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, इसका काम करता है। तो जब तक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, और जब से मनुष्य पैदा हुआ होगा, चाहे किसी न किसी रूप में, जी उसको संदेश की जरूरत हुई होगी, चाहे वो कभी पत्थर से कर रहा होगा, कभी इशारों से कर रहा होगा, फिर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, फिर अनेक तरीके से लोग हैं। और जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक सभ्यता रहेगी, तब तक कम्युनिकेशन की जरूरत रहेगी। उसका रूप स्वरूप बदलता रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। बिल्कुल। जब तक हम रहेंगे, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, चाहे वो अनाज का हो, मेडिसिन का हो, कपड़ा का हो, बिल्डिंग मटेरियल का हो, हमेशा ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। बिल्कुल। फल का हो, सब्जी का हो, पता नहीं, हर चीज का हो। जब तक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, पार्सल की जरूरत होगी, लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी, डाक विभाग की जरूरत होगी। बिल्कुल। और इसलिए इसका फ्यूचर उतना ही ब्राइट है। बिल्कुल। अगर इसमें इस तरह की कितनी सेवाएं हैं, जैसे आज की तरफ में ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में बड़े स्तर पर डाक विभाग शामिल हुआ है, और बहुत सारी सर्विसेज को हम लोग दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे संचार मंत्री जी का बहुत बड़ा पुश है पार्सल सर्विस को डेवलप करने का, लॉजिस्टिक सर्विस को डेवलप करने का, रेलवे के साथ मिल करके या कितने ही टाइप्स करके। चूंकि डाक विभाग गांव-गांव तक है, गांव के प्रोडक्ट को, गांव के आर्ट को, गांव के क्राफ्ट को, गांव के प्रोडक्ट को अगर हमें शहर तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना है, मेट्रो तक पहुंचाना है, विदेशों तक पहुंचाना है, तो आज ही एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो गांव से लेकर विदेश तक आपको जोड़ता है, वो डाकघर है। अगर इसको हम जितना मॉडर्नाइज करें, जितना सिनर्जाइज करें, जितना सिंथेसाइज करें, जितना इंटीग्रेट करें, और जितना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट और मॉडर्न बनाएं, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग का, जो बैक एंड कहते हैं, हमारे प्रोडक्ट गांव में हो जाते हैं, उसके मार्केटिंग नहीं। तो ई कॉमर्स के जरिए और बैक एंड नेटवर्किंग के जरिए डाक विभाग सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन है, और इस तरह डाकघर जो है देश के निर्माण में, जीडीपी के ग्रोथ में, किसानों के जो इनकम डबल करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है, अदा कर सकता है। बिल्कुल। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपकी समझ में सरकारी संस्थानों या विभागों को दक्ष और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, ताकि जो आम लोग हैं उनका जीवन बेहतर हो और आनंददायक हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें गौर से जी, तो जितनी हमारी योजनाएं होती है, सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं, बजट की जितनी योजनाएं होती है, वो बहुत ही सुपीरियर होती है, बहुत ही अत्याधुनिक होती है और सुपर होती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम नीचे गांव तक चले जाएं तो उसका असर कमजोर पड़ता चला जाता है। तो इसको कैसे प्रभावी करना है, ये तो पॉलिसी मैटर है, नीति का विषय है। हमारे मैंने जो बहुत ही सीनियर लोग हैं हमारे अधिकारी में, और उससे बड़े हमारे मंत्री जी हैं, अब उस पर लगातार काम कर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत काम हो रहा है। लेकिन अगर जनरल डिस्कशन की बात कहें तो जो अभी काम चल रहा है, डिजिटल करना, इलेक्ट्रॉनिक करना, सीमलेस बनाना सिस्टम को, जैसे पैसा डायरेक्ट
किसी के डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो स्कीम अभी चल रहा है, अब बड़े स्तर पर चल रहा है और डाकघर उसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो डिजिटल बनाना, सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना, सिस्टम को एफिशिएंट बनाना, एफिशिएंट लोगों को प्रश्रय देना और इनएफिशिएंट लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा पीछे पुश करना या उनको फिर ट्रेन करके आगे साथ में लाना। अगर इसको सिस्टम को, सरकार को, सामाजिक व्यवस्था को हमें आनंददायक बनाना है, ईज ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, इसको बहुत अच्छा इम्प्रूव करना है, तो ज़रूरी है कि हम सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएं। बिल्कुल। और उसमें अच्छे लोगों को बहुत बड़ी संख्या में प्रश्रय दें, अच्छे लोगों को बड़ी संख्या में इंडक्ट करें। और जो हम जब किसी भी जॉब में जाते हैं, जॉब तो एक जरूर है, लेकिन साथ में एक सेवा का भाव भी होना चाहिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार जी के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ घड़ियां तो केवल वक्त ही बताती हैं, तो कुछ घड़ियां इंसान को उसका वक्त। बदलते वक्त के साथ जो बिना हारे, बिना थके निरंतर चलता जाता है, उसे तो मिल जाती है मंजिल। और मंजिलों पर पहुंचने वाले चंद खास शख्सियतों से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। खास मुलाकात अब आउटलुक डिजिटल के मंच पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल कुमार जी के साथ। अनिल जी, हम सभी जानते हैं कि आप एक कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित अधिकारी होने के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर भी काफ़ी सक्रिय और सफल रहे हैं। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच का कितना प्रभाव हमारे यहाँ व्यापार, विभाग और उद्योग पर पड़ता है, साथ ही आपकी समझ से इस दिशा में ऐसे क्या काम और होने चाहिए जिससे व्यक्ति, समाज और राज्यों का तेजी के साथ विकास हो सके? बिल्कुल सही पूछा आपने जी कि हमारी सोच का जो हमारा मनोभाव है या जो हमारा कल्चरल सोच है, उसका हमारे जीवन के सारे एस्पेक्ट पर बहुत भारी असर होता है। जी, बहुत भारी असर होता है। जैसे अगर हम आज की तारीख में देखें जी, तो एक नई बात चल पड़ी है कि सब कुछ जो वेस्टर्न है जी, हम उसी का नकल करना चाहते हैं, उसी का एपिंग करते हैं, अंधा नकल करते हैं। बट जो वेस्टर्न है वो मॉडर्न है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो वेस्टर्न है उसी को हम आज मॉडर्न मान चले हैं। जी, हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा कल्चरल हिस्ट्री है, जी, जो हमारा कल्चरल लीनिएज है, वो इतना रिच है, इतना रिच है, उस पर थोड़ी भी नज़र नहीं है। भारत के लोग जब यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जी, तो शेक्सपियर का घर देखने के लिए 10 से 20 पाउंड का टिकट लेते हैं। बिल्कुल। और अपने ही घर में राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, दिनकर जी हैं, जी, या कितने बड़े बड़े बिल्कुल, महादेवी वर्मा हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, प्रेमचंद हुए, उनका घर पता नहीं कहाँ है, उनके घर पर एक नज़र नहीं डालते। बिल्कुल। तो पता नहीं ये वेस्टर्न आइडिया के प्रति आकर्षण है या अपना जो भारतीयता है, इंडियननेस है, उसके प्रति डिसइंटरेस्ट है। और ये बहुत बड़ा चेंज लाता है आपके सोचने के तरीके में। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, से मॉडर्न होते हैं, इंडिपेंडेंट मॉडर्न होने के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, गांधी जी और पता नहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी और कितने लोगों ने कितना बलिदान दिया और स्वतंत्रता पाई। लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं कुछ आइडिया से कि भारतीयता और भारतीय संस्कृति कितनी रिच है। बिल्कुल। और इसका दोष आज ही हम देते हैं मेघालय को। आज 75 साल के बाद भी मेघालय को ही हम दोष देते रहेंगे या अपने आप के तौर तरीके में, सोचने में, शिक्षा में, संस्कृति का अध्याय में कुछ चेंज लाएंगे। बिल्कुल।
हम कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर थे और कितना आज कहाँ पर रह गए हैं। जी। फिर से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पिछले एक साल में करीब करीब 80-85 लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए हैं जो $1 बिलियन को क्रॉस किए हैं। जी। ये बहुत ही सुखद अनुभव है। इस तरह का एकदम नई सोच, एकदम फ्री थिंकिंग और अपनी सोच, अपने लीनियज से जुड़ा हुआ, अपने कल्चरल हेरिटेज से जुड़ा हुआ, अगर अगले 1-2 साल में ऐसे 500,000 यूनिकॉर्न पैदा हो जाएं जी। तो आप समझ सकते हैं कि हर शहर में, हर राज्य में 5, 10, 20 अगर इस तरह के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाएं, वो भी 35 साल से कम उम्र के जी। स्टार्टअप खड़े हो जाएं, तो किस चीज़ पर असर नहीं होगा। चाहे आपके कल्चर पर असर होगा, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर होगा, आपके कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर असर होगा। वो कोई चीज़ नहीं रह जाएगा जिस पर असर नहीं होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे ही आप सोच में चेंज लाते हैं, हाँ, हाँ। सब कुछ बदल जाता है। अनिल जी, अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परिणाम भी आए हैं और ये जो परिणाम है ये अनेकों कारणों से चर्चा में है। आप उन युवाओं और परीक्षार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जितनी भी परीक्षाएं हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, जी। चाहे कोई कैट का देते हो, मैट का देते हो, नीट का देते हो, जेई का देते हो, गेट का देते हो, हम सबों को जानना चाहिए, क्योंकि मैं उसी रास्ते से गुजरा हूँ। जी जी। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, फिर सिविल सर्विसेज दिया हूँ, मैनेजमेंट भी किया, लॉ भी किया। एक बात हम लोग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए जिस दिन हम तैयारी करने की सोचते हैं कि जो भी कंपटीशन है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कैट हो, हर एग्ज़ाम का, हर परीक्षा का एक डिमांड है, उसकी एक मांग है, उसके compete करने के रास्ते तय हैं। जैसे अगर हम पटना से दिल्ली जाते हैं तो रास्ता तय है, हम उस रास्ते पर चलेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। बिल्कुल। अगर बीच में हम इधर मुड़ जाए, उधर मुड़ जाएं तो कभी नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कैट हो, सब का तय है, उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। जी। यूपीएससी बीपीएससी में क्या है कि आपको क्या पढ़ना है यह बहुत ज़रूरी है, जी। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये ज़रूरी है, जी। लेकिन किन चीज़ों में नहीं भटकना है ये उससे कम ज़रूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी बीपीएससी या कैट कोई भी एग्ज़ाम हो, जी। आप जितना पढ़ते हैं उससे कम ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, मॉक टेस्ट कितना देते हैं, लिखने में या जो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं तो उसको बनाने में आपका स्पीड, एक्यूरेसी और लिखने की जो कला है, अगर सब्जेक्टिव है, वो कितनी अच्छी है, आप वो कितना सुंदर लिखते हैं, और वो तभी सुधरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और आप compete करेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और आप प्रैक्टिस कब करेंगे ज़्यादा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, लेकिन जिन चीज़ों को पढ़ना है वो बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मनोयोग से पढ़ना है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपका अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस के लिए कम से कम एक न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ना जरूरी है, एक मैगजीन, एक पत्रिका पढ़ना एकदम ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आप इसको छोड़ करके किसी भी एग्ज़ाम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो और ऐसे डिटेल्स में आपको अलग से भी हम लोग बता सकते हैं, और बहुत कोचिंग्स वाले, बहुत एक्सपर्ट जो हैं, कंसल्टेंट है, बताते हैं। जी जी। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई चीज़ की तैयारी करते हो या कोई भी काम करते हो, आप कितना मनोयोग से करते हैं जी, कितना पैशनेटली करते हैं आप। हार्ड लेबर विथ पैशन, और हार्ड लेबर और पैशन को आप इंजॉय करते हैं कि नहीं। जी। इफ यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, योर सक्सेस इज श्योर। बिल्कुल। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और जो छात्र छात्राएं हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम के हों, चाहे किसी भी एग्जाम्स के हों, या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के हों,
आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है। जी हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क पैशन के साथ करते हैं कि नहीं, और इसको इंजॉय करते हैं कि नहीं। जी अब ये तीन चीजें अगर करते हैं जी। तो नोबडी कैन स्टॉप यू, स्काई इज द लिमिट। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल कुमार जी के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल कुमार जी। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां हमारे देश के युवा सफलता हासिल कर सकते हैं, और आगे आने वाले वक्त में ऐसे और कौन से सेक्टर होंगे जिन पर हमारे देश के युवाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा मौजूद प्रश्न है जी क्योंकि समय के साथ बिजनेस भी बदलता है, रोजगार भी बदलते हैं जी और उसी के साथ जब हम चलते हैं तो अच्छा करते हैं। खास करके हमारे क्षेत्र में यह कमी रहती है कि हम लोग हमेशा लेट किसी नए बिजनेस को या किसी नए प्रोफेशन को एक्वायर करते हैं, अख्तियार करते हैं। अभी जिसकी सुगबुगाहट पहले से थी, कोरोना ने उसको बहुत हाईलाइट किया, बहुत एम्फेसाइज किया। जैसा आपने कहा कि आगे का सेक्टर कौन सा होगा, समय के साथ सेक्टर बदलता जाता है। जैसे कभी मोटर का था, कभी कंप्यूटर का था, कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहा, अभी 3G 4G 5G का चल रहा है। अभी जो नई सुगबुगाहट थी और जिसको कोरोना में इसको बल मिला, वो है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जिसमें कि ऑर्गेनिक फूड भी शामिल होगा, हॉर्टिकल्चर होगा, फ्लोरिकल्चर होगा, एग्रीकल्चर शामिल होगा, केटू मिल्क डेयरी, जिसमें कि देसी गाय का पालन करना और उससे अच्छे नस्ल की गाय से अच्छा दूध लेना, उसके गोबर का इस्तेमाल करना, उसके गौमूत्र का इस्तेमाल करना, अमृत कृषि जो कम से कम फर्टिलाइजर दे करके, कम से कम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करके जो खेती कर पाएंगे। उसी तरह जिम का बहुत यूज होगा। वेलनेस, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। हमारा गुड हेल्थ में फिजिकल के अलावे मेंटल और सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी शामिल है। बिल्कुल सही। तो जिम का प्रयोग होगा बहुत ज़्यादा। हैप्पीनेस क्रिएशन का, जैसे कॉमेडी का, लाफ्टर क्लब्स का, या इस तरह के अनेक स्वरूप में आएंगे। और स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन या अपडेशन कहें, अच्छे हेल्थ का वो भी प्रमुख अंग है। तो हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा आने वाले दशक में, या 2 दशक तक ही चले, कम से कम चलेगा, जिसमें नए स्टार्टअप, किसी के नए तरीके, न्यूट्रिशन के नए तरीके, सप्लीमेंट फूड, गुड लिविंग स्टाइल, गुड ओरिजिनल लिविंग स्टाइल, और ये जो फूड हम लोग जो स्टोर्ड फूड से फ्रेश फूड पर, फ्रेश वेजिटेबल्स पर, इस तरह के भाव और आंदोलन चलने शुरू हो गए हैं और इसको आगे बढ़ेंगे। दूसरा, डिजिटल एरिया बहुत आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। जैसे डिस्टेंट एजुकेशन हम लोग सुनते थे, अब ऑनलाइन एजुकेशन नॉर्म्स हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्टेंट कॉन्फ्रेंसिंग।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके जो बेहतर से बेहतर तरीके होंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यह एक नया सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा काम करेगा। टेली मेडिसिन, दूर से ही इलाज करने की प्रक्रिया जो है, ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया प्रचलन। मेडिकल काउंसिल ने इसको मान्यता भी दे दिया है। इस तरह की चीज़ें बहुत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। जैसा कि अभी आप अनिल जी, आपसे हमारी बात हो रही है, आपने अभी रोजगार पर फोकस किया है, तो हमारा एक सवाल है जो आपके डाक विभाग से संबंधित है, वो ये कि इस समय भारतीय डाक विभाग में रोजगार के क्या साधन, उसके क्या अवसर हैं, और डाक विभाग की बेहतरीन और लोकप्रिय योजनाओं के विषय में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। साथ ही डाक विभाग कई जो नए क्षेत्र हैं उसमें कैसे अच्छा कर सकता है। बहुत ही अच्छा। इसके 3 पार्ट हैं, 3 प्रश्न के 3 पार्ट हुए। एक ये हुए रोजगार के अवसर क्या है डाकघर में, दूसरा है कि हमारी लोकप्रिय योजनाएं क्या है, और फ्यूचर का वेंचर्स मेरा क्या हो सकता है। बिल्कुल, डाकघर फ्यूचर में और क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले रोजगार का एक बहुत ही बड़ा अवसर, बहुत ही सुनहरा अवसर डाकघर से में हमेशा रहता है। एक तो आप पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, एमटीएस, जीडीएस, जिसको क्लर्क कहें, पोस्टमैन कहें, एमटीएस कहें, और ग्रामीण डाक सेवक जो ग्रामीण डाकघरों से जुड़े हुए हैं, उनकी बहाली हर साल निकलती है। और उनके जो प्रोसेस उसके द्वारा होता है डायरेक्ट बहाली। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से बहाली होती है। जो भी हमारे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे यहाँ, उनकी अलग से बहाली होती है। ये बहाली के अलावे हमारे यहाँ जो और जो अवसर हैं वो इससे बड़े हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा लुक्रेटिव हैं, ज़्यादा फायदेमंद हैं, ज़्यादा पैसा देने वाला है। वो है हमारे यहाँ बहुत तरह की एजेंसी उपलब्ध है। जैसे एसबी की एजेंसी, सेविंग बैंक की एजेंसी, जिसमें आप एमआईएस खोलते हैं, एनएससी, केवीपी, आरडी, टीडी, ये सब है। और महिलाओं के लिए खास है। महिलाओं के द्वारा जो महिला प्रधान आरडी की एजेंसी ली जाती है, उसमें 4% का कमीशन हर महीने दिया जाता है। यानी साल भर में कमीशन हो गया 48%। उसी तरह हमारा एक माई स्टाम्प है योजना है, जिसमें कि अपने लोगों पर स्टाम्प निकलवाते हैं, उसमें 30% का कमीशन है। स्पीड पोस्ट में 12% का कमीशन है। स्टाम्प का आप एजेंसी ले सकते हैं। डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इसमें बहुत अच्छा कमीशन है। और एक बार आप बिजनेस करते हैं और पूरा जीवन भर जब तक कि वो पॉलिसी चलती रहती है, आपको कमीशन मिलता है। बहुत ही अच्छा कमीशन है। और आपका 9 से 5 का कोई बंदिश नहीं है, आप अपना मालिक खुद हैं। डाकघर की जो खासियत यह है कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जितने भी तरह की वेलफेयर की योजनाएं, कल्याण की योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजनाएं हैं, सब्सिडी की योजनाएं हैं, जिसमें कि हर किसी के खाते में पैसा भेज देना है, उसके लिए डाकघर अत्यंत ही सुगम है, सुलभ है, आसान है। गांव के प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग विदेशों तक पहुंचा सकते हैं और बिना किसी बिचौलिया के। अभी जो प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग का, कि प्रोडक्ट तो हो गया, मार्केटिंग कैसे होगा। तो ई कॉमर्स और डाकघर को अगर मर्ज कर दे तो किसी भी गांव का प्रोडक्ट जो है, मतलब काला धान, काला गेहूं आजकल प्रचलन में है, गांव में हो रहा है, बिक्री कहाँ हो, तो ई कॉमर्स में कोई आप ऑर्डर कीजिए, वहां से पार्सल के द्वारा चला जाएगा। कल भी हम इंफॉर्मेशन का ही आदान प्रदान करते थे, संदेश का ही आदान प्रदान करते थे। आज भी हम लोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से लोकल इंफॉर्मेशन को बहुत साइड हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ बहुत है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की जरूरत है। जैसे मैं मजाक में ही कई बार बोलता हूँ कि अगर मैरिज ब्यूरो खोलना हो तो गांव का हर लड़का हर लड़की का इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल, पूरा डाटा है आपके पास, पूरा डाटा हमारे पास है। जो हम मैरिज ब्यूरो बना देंगे उसका कुछ आसानी नहीं होगा, और समाज का और लोगों को का कितनी बड़ी सेवा होगी, कितना टाइम बचेगा। मजाक ही सही, लेकिन इन्फॉर्मेशन को अगर यूज किया जाए तो इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है लोकल में, उसको ग्लोबल लेवल तक, और ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को लोकल लेवल तक, माने जो एक सिंथेसिस
करना है, एक सिनर्जाइज करना है, ग्लोकल जिसको हम लोग कर रहे हैं, लोकल एंड ग्लोबल, ग्लोबल एंड लोकल को वो करने की, उसमें डाकघर बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है, आज भी प्ले कर रहा है। इसको और उभारा जा सकता है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। अनिल जी, एक बहुत छोटा सा सवाल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि डाकघर, डाकिया और लेटर बॉक्स, इसके बदलते स्वरूप क्या है? हाँ, डाकघर तो बियॉन्ड रिकॉग्निशन बदल गया। कल के डाकघर के अनुसार अगर देखेंगे तो आज के डाकघर को पहचान नहीं सकते हैं। आज डाकघर शायद ही कोई सेवा है जो नहीं दे रहा है। आपका कॉमन सर्विस सेंटर, आपको ट्रेन का टिकट कटवाना है, फ्लाइट का टिकट कटवाना है, होटल की बुकिंग करवाना है, 1,58,000 डाकघर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। सारा का सारा CBS है। हम माइक्रो ATM की सुविधा दे रहे हैं। कहीं से टैक्स जमा करना हो, कहीं से फी जमा करना हो, कहीं से DBT भेजना हो, डाकघर एक डिजिटल, जो कई बार पहले भी हम लोग डिस्कस किए, डिजिटल सर्विस सेंटर कहें या डिजिटल सुपरमार्केट हो गया है डाकघर। और डाकिया हमारा चलता फिरता डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो इतना चेंज हो गया। लेटर बॉक्स में भी कितना चेंज हुआ कि आज लेटर बॉक्स में मेरा जो खुलता है वो डिजिटली खुलता है। आपने चिट्ठी कब डाला, आपकी चिट्ठी कब निकली, सब डिजिटली होता है। तो अगर चेंज देखें, परिवर्तन, तो जितना डाकघर, डाकिया, ये विभाग में हुआ है शायद ही कहीं हुआ है। अब इसको है एसिमिलेट करने की। अब ज़रूरत है सारे लोगों के बीच में इसको, जिसे कहें कि इसको अपना लेने की, और उसको सेवा के लिए, उसमें सेवा में जो आहुति सब लोग दे रहे हैं उसमें इसका यूज करने का। तो ये परिवर्तन है। डाकघर कल भी आपकी सेवा में थे, आज भी है वही डाकघर, वही छवि नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद। दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।